हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द विचार। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द की परिभाषा को कि शब्द किसे कहते हैं। तो एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ पर जो वर्ण हैं तो वो एक और एक से ज़्यादा जो वर्ण होते हैं उनके मिलने से जो सार्थक का मतलब होता है सही अर्थ देने वाले ध्वनि समूह को ही हम शब्द कहते हैं। शब्द के मूल में ध्वनि निहित होती है। जो मूल होती है उसमें क्या होती है, ध्वनि निहित होती है अर्थात छुपी होती है या विद्यमान होती है। निहित मतलब स्थित। ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। जब सारवान ध्वनि समूह कोई अर्थ दे तभी उसका महत्व होता है, मतलब उसका कोई अर्थ निकले तभी क्या है उस ध्वनि का मतलब होता है। हम पढ़ चुके हैं कि ध्वनि चिन्हों को वर्णों का रूप दिया जाता है। वर्णों के योग से शब्द बनते हैं और शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा, तब जाकर कहीं कोई विचार मूर्त रूप लेता है। इस प्रकार भाषा में शब्दों का अत्यधिक महत्व है, मतलब जो भाषा है उसमें क्या शब्दों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहा भी गया है कि शब्द ही भाषा की वास्तविक संपदा है, मतलब किसी ने लिखा भी है कि जो शब्द होते हैं वही भाषा की वास्तविक संपत्ति होते हैं। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि शब्द नहीं होंगे तो भाषा भी नहीं होगी, उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। उदाहरण के लिए जैसे बटन, बा, आ, ट, आ, न, आ 6 वर्णों का ध्वनि समूह है, तब जाके हमारा एक शब्द बना बटन। और बटन का मतलब हम जानते ही हैं, जो शर्ट वगैरह में हम लगाते हैं, पैंट में लगा होता है वो बटन कहलाता है। चाय, चा, आ या आ, तो 4 वर्णों का ध्वनि समूह है। चाय मतलब जो एक पेय पदार्थ है जिसको हम प्रातः पीते हैं, तो इसका अर्थ निकल रहा है। अब आते हैं हम शब्द और पद। तो सबसे पहले हम जानेंगे पद की परिभाषा को कि पद किसे कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप को पद कहते हैं, मतलब जो वाक्य है उसमें प्रयुक्त शब्द के जो व्यावहारिक रूप होता है उसको ही हम पद कहते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, मतलब प्रत्येक स्वतंत्र जो सार्थक वर्ण समूह होता है उसको हम शब्द कहते हैं। परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता। वाक्य के नियमों के कारण शब्द एक अनुशासन में बंध जाता है और पद कहलाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आप घर पे रहते हैं तो घर में आप क्या है स्वतंत्र होते हैं, परंतु जब आप स्कूल में आते हैं तो स्कूल के जो नियम होते हैं उस नियम में आप बंध जाते हैं। तो आप क्या विद्यार्थी कहलाने लगते हैं, छात्र कहलाने लगते हैं, छात्रा कहलाने लगती हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, पद कहलाने लगता है। स्वतंत्र रूप रहता है तो आप लड़का हैं, आपके जो भी नाम रहता है, रमन है, जो भी है वो कहलाएगा। परंतु जैसे ही आप नियम में बन जाएंगे तो आप क्या पद में कड़ी में जुड़ जाएंगे। अनुशासन में बनने के कारण आप क्या कहलाएंगे, विद्यार्थी। व्याकरण में शब्द और पद दोनों में स्पष्ट अंतर है। लड़के ने पुस्तक खोली, वाक्य में लड़के ने पद का रूप लड़का शब्द से भिन्न होता है। जैसे लड़का अकेला एक होगा, लड़के मतलब बहुत सारे। अब यहाँ पे क्या है, अनुशासन में बन गए, मतलब बहुत सारे लड़के हैं, समूह होने के कारण ये लड़के हो गया, तो ये पद कहलाएगा और लड़का शब्द कहलाएगा। सार्थक और निरर्थक शब्द। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, किंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी प्रयुक्त हो जाते हैं और वाक्य में आकर सार्थक हो उठते हैं। जैसे पानी वानी, चाय वाय, खिच खिच, खटपट, किट किट आदि। अब यहाँ पर क्या है, पानी का तो अर्थ निकलता, वानी का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं निकलता, फिर भी ये निरर्थक शब्द भी क्या है इसमें घुल मिल से जाते हैं, तो ये क्या है यूज होने लगते हैं। अब है शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है।
उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। तो जो शब्द का वर्गीकरण है वह निम्नलिखित आधारों पे किया जाते हैं। उसमें से दिया है सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। तो कोई शब्द हिंदी भाषा में कहाँ से आया अथवा उसका स्रोत क्या है, इस आधार पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण इस वर्ग के अंतर्गत आता है। इस आधार पर हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के स्रोत को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द। तत् का मतलब होता है वह और सम का मतलब होता है बराबर। तो यहाँ पर तत् से हम अर्थ निकालेंगे संस्कृत से, क्योंकि तत् मतलब वह अर्थात संस्कृत का शब्द और सम अर्थात बराबर, अर्थात संस्कृत में या संस्कृत के समान। वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं या वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्रह, ग्रह का उपयोग हम ग्रह के रूप में भी कर लेते हैं, जिसका मतलब होता है घर, अग्नि का आग, सर्प का सांप, पत्र का पत्ता। तो जो ग्रह शब्द है वह तत्सम शब्द है और घर शब्द है यह तद्भव शब्द है। तो ज्यों के त्यों हम प्रयोग करते हैं तो तत्सम कहलाते हैं और उसका रूप बदल जाता है तो तद्भव कहलाते हैं। अब आते हैं हम तद्भव। इसका जो दूसरा रूप है वह है तद्भव। तद का अर्थ वह और भव का अर्थ होता है पैदा हुआ, मतलब उससे पैदा हुआ, मतलब संस्कृत के शब्द से पैदा हुआ दूसरा शब्द। इससे अभिप्राय यह है कि संस्कृत से उत्पन्न अथवा संस्कृत से विकसित शब्द। इस प्रकार तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं या वह शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घर का ग्रह, आग का अग्नि, सांप का सर्प, पत्ता का पत्र आदि। अब आते हैं हम देशज शब्द पर। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द स्थान और परिस्थिति के अनुसार देश में ही निर्मित कर लिए जाते हैं वह देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेड़, चूहा, झोला, झाड़ू, डिबिया, फावड़ा, लोटा, पगड़ी आदि। ये सारे शब्द कैसे कहलाते हैं? देशज। अब आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी भाषा से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषा में जितनी भी दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं वो विदेशी कहलाते हैं। हिंदी में जिन विदेशी भाषाओं के शब्दों की बाहुल्यता है उनमें अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि मुख्य, मतलब जो हमने दूसरी भाषाओं के शब्द अपनी भाषा में समाहित किए हैं उन भाषाओं के नाम है अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के शब्द हमने यूज किए हैं कार, बटन, डॉक्टर, स्कूल, पैंट, डिग्री, स्टेशन, बोर्ड, कोट आदि। अरबी के वकील, किताब, औरत, दारोगा, खर्च, गिरफ्तार, कस्बा, कानून, मकान आदि। फारसी के शब्द हमने लिए हैं दुकान, बादाम, फौज, कागज, दरबार, मुर्दा, बर्फ, खून, हासला, हजार आदि। तुर्की का हमने लिया है तुर्की भाषा से तोप, कुर्ता, लाश, कैंची, चाकू आदि। पुर्तगाली कमरा, तौलिया, आलमारी, काजू, फीता, गोदाम, आलू आदि। फ्रांसीसी के शब्द हमने लिए हैं इंजीनियर, कार्टून, बिगुल, पुलिस, कूपन आदि। यूनानी अर्थात ग्रीक से हमने लिए हैं टेलीफोन, डेल्टा, एटम, टेलीग्राम आदि। चीनी से हमने लिया है चाय, फटाका, लीची, तूफान आदि। तो ये सारे शब्द हमने क्या है दूसरी भाषाओं से लिए हैं। संकर शब्द, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दो भाषाओं से मिले हुए शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। तो दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं।
तो इसमें हम क्या करेंगे, दो भाषाओं से एक शब्द का निर्माण करेंगे तो वो संकर हो जाएगा। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी, तो बन गया रेलगाड़ी। पर हमने लिया घड़ी साज, तो घड़ी हिंदी का और साज अरबी का, तो हो गया घड़ी साज। हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ तत्सम शब्द व उनके तद्भव रूप। तत्सम तद्भव, तत्सम शीर्ष, तद्भव सिर। गंधर्व का गधा, हस्ती हाथी, संध्या सांझ, बिंदु बूंद, सप्त सात, सूर्य सूरज, मत्स्य मछली, शृगाल सियार। ऐसे अन्य शब्द हैं। तत्सम दुर्बल, तद्भव दुबला। धेनु गाय, मयूर मोर, वारिद बादल, पाद पैर, मेघ बादल, चंद्र चांद, ग्राम गांव, कदली केला। ऐसे ही और शब्द है। चर्म का चमड़ा, घृत का घी, मित्र का मीत, ध्रूम का धुआं, छिद्र का छेद, ज्येष्ठ का जेठ, बाष्प का भाप, भ्रमर का भौरा, हस्त का हाथ। अब हम चलेंगे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो व्युत्पत्ति से तात्पर्य है बनावट। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद किए गए हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अब हम रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से ना बने हों तथा जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हों, मतलब दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने बल्कि किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। जैसे रूढ़, अपन बोलते हैं ना रूढ़िवादी परंपरा, तो रूढ़ मतलब अपने लिए वो उस परंपरा के लिए क्या है, प्रसिद्ध हो गए हैं, तो रूढ़ हो गए हैं। जैसे कोई पुरानी विचारधारा हमारे ऊपर थोपता है तो हम क्या कहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा रूढ़ है। तो ऐसे शब्द क्या है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन्हें मूल शब्द कहना अधिक उचित है। इसको हम अपनी भाषा में मूल शब्द कह दें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसे शब्दों के खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घर, तो घ और रा, अब यहाँ पे घ और रा हम निकालें तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा, पर घ और रा को मिला के अर्थ निकालें तो घर निकल रहा है। हाथी, हाथी, घोड़ा, आदमी, कल आदि। यौगिक शब्द, यहाँ पे खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। खंड मतलब जैसे घा और रा का अर्थ नहीं निकलेगा, घा का अलग निकालो, रा का अलग निकालो, हा का अलग निकालो, थी का अलग निकालो, घो का अलग निकालो, डा का अलग निकालो, तो यहाँ पे क्या कोई अर्थ नहीं निकल रहा है अलग करने पर। अब है यौगिक शब्द। अब यौगिक किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने हों, मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक का मतलब जिनका कोई अर्थ निकलता हो। तो ऐसे शब्द जो एक से या एक से अधिक खंडों से मिलकर बनते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, या वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राजकुमार, तो राजधन कुमार, तो यहाँ पर राज का मतलब राजा से, कुमार का मतलब बच्चे से, बालक से है। पुस्तकालय, तो पुस्तक अर्थात किताब, आलय मतलब स्थान, तो पुस्तक रखने के स्थान को हम पुस्तकालय कहते हैं। पान वाला, तो जो पान बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं, पान वाला। वनराज, वन मतलब जंगल का, राज मतलब राजा, तो जंगल के राजा को हम बोलते हैं वनराज आदि। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 सार्थक खंडों से मिलकर बने हैं। यहाँ पर राजा का अर्थ भी निकल रहा, कुमार का अर्थ भी निकल रहा, पुस्तक का अर्थ भी निकल रहा है, आलय का अर्थ भी निकल रहा है। इन दोनों से ये शब्द बने हैं। योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों किंतु जिनसे सामान्य अर्थों का बोध ना होकर विशेष अर्थ का बोध, मतलब सामान्य अर्थ ना निकल के कोई विशेष अर्थ निकलता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, या वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए चारपाई, तो 4 पैरों वाली अर्थात खाट, परंतु 4 पैरों वाली प्रत्येक वस्तु चारपाई नहीं होती। 4 पैर की कुर्सी भी होती है, 4 पैर वाला चूल्हा भी होता है, परंतु हर 4 पैरों वाले को हम चारपाई नहीं कह सकते। ये क्या खाट के लिए प्रसिद्ध हो गया है, 4 पैर वाला अर्थात खाट या चारपाई। पंकज,
पंख का मतलब होता है कीचड़ और जा का मतलब होता है उत्पन्न। तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, परंतु कीचड़ में पैदा होने वाली हर वस्तु पंकज नहीं हो सकती। यह कमल शब्द के अर्थ में ही रूढ़ हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है। इसी प्रकार बारिद, दशानन, नीलकंठ, पीताम्बर, चतुर्भुज आदि योग रूढ़ शब्द हैं। अब आते हैं हम अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 प्रमुख भेदों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 एकार्थी शब्द, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 पर्यायवाची शब्द, नंबर 4 विलोम शब्द। तो सबसे पहले हम एकार्थी, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वह शब्द एकार्थी शब्द कहलाते, जैसे रोटी, कुत्ता, लोहा, पुस्तक आदि। अनेकार्थी का मतलब होता है कि जिसके अनेक अर्थ निकलते। तो जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में नहीं किया जाता बल्कि क्या है, भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी को हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं। अनेक अर्थ देने वाले क्या होते हैं? एक प्रश्न भी बनता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए या इसके अनेकार्थी लिखिए। जैसे उत्तर, उत्तर का मतलब दिशा भी होता है, विशेष भी होता है, जवाब भी होता है। लाल का मतलब रंग भी होता है, बेटा भी होता है, मूल्यवान पत्थर भी होता है। कर का मतलब टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है, सूंड भी होता है, किरण भी होता है। पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है, पता भी होता है, पत्ता और समाचार पत्र भी होता है। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो भाषा में जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती, मतलब इसमें अर्थ परिवर्तन नहीं होंगे, इसमें क्या अर्थ बदल गए। उत्तर का मतलब दिशा भी निकाल दिया, जवाब भी निकाल दिया, बेटा का लाल का मतलब बेटा भी निकल गया, रंग भी निकल गया, परंतु यहाँ पे क्या है, उसके क्या है, समान अर्थ देने वाले होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पर्यायवाची शब्द बिल्कुल समान अर्थी नहीं होते, उनमें अत्यंत सूक्ष्म अर्थभेद पाया जाता है। जैसे जल और पानी परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु किसी गंदी नाली में बहते पानी को जल नहीं कहा जा सकता, तो थोड़ा बहुत अंतर रहता है। अब आते हैं विलोम शब्द। अब विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विलोम का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। तो उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। तो एक दूसरे के विपरीत या विरोधी अर्थ वाले शब्द विलोम अथवा विपरीत अर्थी शब्द कहलाते, जैसे सत्य का सत्य, पाप का पुण्य, धनी का निर्धन, ऊपर का नीचे आदि। तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम तथा तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव ही दिया जाना चाहिए, जैसे प्राचीन का अर्वाचीन, नया का पुराना, सत्य का सत्य, कोमल का कठोर। हम ऐसा नहीं कर सकते कि तत्सम शब्द के साथ तद्भव शब्द जोड़ दें, तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि तद्भव का उत्तर तद्भव में दें और तत्सम का उत्तर तत्सम में ही दें। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का का लड़के, लड़कों आदि। इसी प्रकार वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्द सदैव ज्यों के त्यों रहते हैं, जैसे आज, कल, शीघ्र, तथा, बाहर, भीतर आदि। इस आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने वर्गों में बांटा है? 2 में। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के रूप में प्रयोग अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। यह परिवर्तन शब्दों का विकार कहलाता है। यह विकार लिंग, वचन अथवा कारक के प्रभाव से उत्पन्न हो जाता है। जैसे लिंग, लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, तो ये लिंग के आधार पे हो गया। वचन, लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, तो ये वचन के आधार पर हो गया, एक वचन और बहुवचन हो गया। कारक, लड़के को आने दो, तो लड़की को आने दो, ये कारक के आधार पर हो गया। पुरुष, वह गाता है, वे गाते हैं, तो पुरुष के आधार पर वह गाता है और वे गाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
अब है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण विकार परिवर्तन नहीं आता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, या वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वह आज आएगा, तो आज में कोई विकार नहीं हुआ। वे आज आएंगे, कोई विकार नहीं हुआ। वे धीरे धीरे चल रहा, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, कोई विकार नहीं हुआ। हम धीरे धीरे चल रहे हैं, तो कोई विकार नहीं आया। तो ज्यों के त्यों जो शब्द रहते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो संबंध का ज्ञान कराते हैं उन्हें संबंध बोधक, जो समूह का बोध कराते समुच्चय बोधक, और जो विस्मय आश्चर्य आदि का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक। शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। जो शब्दकोश होता है उसमें शब्द होते हैं, पद नहीं होते। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये मुख्य बात याद रखने योग्य है। अब आते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न पर या अभ्यास कार्य पर। उपयुक्त शब्द चुनकर एक स्थान भरिए। खालिस्तान। शब्द सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं। तो कौन से शब्द सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं? यौगिक। खालिस्तान शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, तो तत्सम। पंकज शब्द है, तो यहाँ पे पंकज शब्द आपका हो जाएगा योगरूढ़। विकारी शब्द होते हैं परिवर्तनीय, मतलब जिनमें बदलाव हो जाता। अविकारी शब्द अपरिवर्तनीय, जिनमें बदलाव नहीं होता। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। विलोम शब्द परस्पर विरोधी अर्थ देते हैं। सही है, उल्टा ही अर्थ देते हैं तो सही आ जाएगा। योगरूढ़ शब्द एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं। सही है। रूढ़ शब्दों का खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। हाँ, यदि रूढ़ शब्दों के हम खंड करें तो कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घा और रा का अलग अलग अर्थ नहीं निकल रहा था। लाल अनेकार्थी शब्द है, ये सही है क्योंकि लाल बेटा, रंग, पत्थर इसके अर्थ में आया था। रोटी एकार्थी शब्द है, एक अर्थ देने वाला है। हाँ, सही है। यहाँ यौगिक शब्द में आएगा, ये सेकंड वाला गलत आएगा। अब है सही विकल्प के सामने सही लगाइए। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह खालिस्तान कहलाता है, तो यहाँ पे शब्द कहलाएगा। शब्द और पद में स्पष्ट अंतर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। शब्द के मूल में निहित होती है। शब्द के मूल में क्या निहित होती है? ध्वनि। सत्य बोलो इस वाक्य में 2 पद हैं या 2 शब्द हैं? क्या हैं? 2 शब्द हैं। अब है वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को पद कहते हैं, जो व्यवहार में प्रसिद्ध होते हैं। तो ये शब्द सत्य बोलो, ये हमारे 2 पद भी हो सकते हैं क्योंकि जो शब्द है वह प्रसिद्ध हो गया है अपने लिए, व्यवहारिक रूप में बोला जाता है। तो ये 2 पद हैं। अब है निम्नलिखित शब्दों के उत्तर लिखिए। शब्द व पद में क्या से आप क्या अभिप्राय है या आपका क्या अभिप्राय है? तो शब्द व पद, तो यहाँ पे शब्द की परिभाषा आ जाएगी और पद की परिभाषा आ जाएगी, जो अभी हमने आपको समझाई थी। अब है एकार्थी व अनेकार्थी शब्दों से क्या अभिप्राय है? तो एक अर्थ देने के कारण एकार्थी, जैसे रोटी वगैरह, और एक ही शब्द अनेक अर्थों को देता है तो वो कहलाता है अनेकार्थी। जैसे लाल आया था। तत्सम व तद्भव शब्दों को साधारण समझाइए। तो संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो तत्सम कहलाते हैं, और जब उनका विकृत रूप होता है, बदलाव वाला रूप होता है, परिवर्तन वाला रूप, तो वह तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे ग्रह, तो ये हो गया तत्सम का।
और तद्भव में हम ले सकते हैं घर, घर का बदलेंगे तो हो जाएगा तद्भव में ग्रह, और तत्सम में घर को बदलेंगे तो हो जाएगा ग्रह। तो ऐसे हम बदल सकते हैं आपस में। विकारी व अविकारी शब्दों को सविस्तार समझाइए। तो जिनमें विकार होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लिंग, कारक, वचन आदि के आधार पर होता। अविकारी जिनमें कोई बदलाव नहीं होता उन्हें हम कहते हैं अविकारी, जैसे धीरे धीरे, आज, कल, ये शब्द हो गए। और आते हैं अगले प्रश्न पर। यौगिक व योगरूढ़ शब्दों को उदाहरण सहित समझाइए। तो यौगिक शब्द क्या, जो सार्थक अर्थ देते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। योगरूढ़ मतलब जो क्या है, विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो पंकज क्या हो जाएगा, योगरूढ़ हो जाएगा। रेलगाड़ी यौगिक शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तद्भव, तत्सम। तो तद्भव दिए हैं, हमें तत्सम लिखना है। हाथ का कर, आँख का चक्षु, नाक का नासिका, पत्ता का पत्र, शक्कर का शक्रा, शर्करा भी बोलते हैं, जीव का जिह्वा, उजला का उज्ज्वल, गाय का धेनु, गधा का गंधर्व, धुआं का धूम्र, बूंद का बूंद, कछुआ का कच्छप, आठ का अष्ट, घंटी का घटिका, भाप का बाष्प, छेद का छिद्र, सूत का और चूरन का आप लोग देख लीजिएगा। अब है 3 शब्द लिखिए। यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द, संकर शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो यौगिक में हम रेलगाड़ी ले सकते हैं, बैलगाड़ी ले सकते हैं, घड़ी साज ले सकते हैं। रूढ़ शब्द में हम ले सकते हैं घर, मकान, कपड़ा। योगरूढ़ शब्द में हम ले सकते हैं पंकज, नीलकंठ, पीतांबर। संकर शब्द में हम ले सकते हैं 2 भाषाओं से बने हुए, रेलगाड़ी ले सकते हैं, घड़ी साज ले सकते हैं। विकारी शब्द जिनमें विकार हो सकता है, जैसे लड़का, लड़की वाले शब्द हो जाएंगे। नाम, छात्र। अविकारी में हम आज, कल, धीरे धीरे ये ले सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पार्ट में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई उसके लिए क्षमा कीजिए। धन्यवाद।